मेरी हाइट 4 फीट है। मेरे 67th बीपीएससी में 330वीं रैंक आई है और मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मुझे मिली है। होता है कि उन्हें मौके मिलते हैं तब वो खुद को प्रूफ करते हैं। मुझे था कि मुझे पहले खुद को प्रूफ करना था तब मुझे मौके मिले। आप वही रहिए जो हैं। आप एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा लगे एकदम से वही भी हो गए कि जो है, तो फिर तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। हाइट छोटी है, उसका माइंड छोटा नहीं है। आप उसे बच्चे की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सोच ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि एक 35 साल का छोटे कद का इंसान भी 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत अपमानजनक हो जाता है कभी। देखिए, आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले पार्स की कविता का कुछ लाइन में बोलना चाहूँगा कि सबसे खतरनाक क्या होता है कि कपट के लौ में सब कुछ सह जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। जुगनू की लौ में यूं पढ़ना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं है। मुट्ठियाँ भींच कर वक्त निकाल लेना खुद के लिए बुरा तो है पर खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक क्या है? सपनों का मर जाना। वही सपने जो आपको इस जुनून तक ले जाता है कि आप किस जगह से आते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग क्या है, आपकी कितनी हैसियत है आपकी। उन सब को पार कर जब आप सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने में जो जद्दोजहद होती है, वही सपने एक इंसान को बहुत आगे तक निकाल जाता है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। और हमारे सामने जो शख्स बैठी हैं, इनका कद काठी भले ही कम हो लेकिन इनकी हैसियत उन सभी लोगों से और उनके आसपास के जो लोग कहीं ना कहीं इन पे शक करते होंगे या उन्हें उम्मीद नहीं होगा कि ये इतना कुछ कर सकती है क्या। इनके माता पिता जिन्हें लगता होगा कि कम हाइट है इसकी, कैसे शादी विवाह करेंगे, कैसे और कुछ होगा, तो बाकी सोच की जो टेंशन होगी उन सब से पार कर गई हैं। सबसे पहले तो श्वेता कौर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नवादा की रहने वाली हैं और बीपीएससी 67वीं क्वालिफाई की हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बात हमने वही पार्स की कविता से शुरुआत की कि सपनों का मर जाना सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये सपने आपने कब देखा कि हमें बीपीएससी क्वालिफाई करना है और आपका पोस्ट क्या है? सबसे पहले ये शुरुआत कर दीजिए। मेरे 67th बीपीएससी में 330वीं रैंक आई है और मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मुझे मिली है। एंड रही बात सपने देखने की, तो शुरू से ही मेरा ये सपना था कि मुझे वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। परंतु मैं बेहतर की तलाश में थी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे और जानकारी मिली, उसके बाद फिर मेरा बीपीएससी क्वालिफाई करना मेरा सपना बना। वाह, कितना अटेम्प्ट था ये? मेरा तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट। आप जब 3 अटेम्प्ट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक एग्ज़ाम को बार बार आप कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय तो होता है जब सेल्फ डाउट होता है कि अब होगा कि नहीं। दुनिया पे तो शक कर ही रही होती है पर खुद पे भी होने लगता है एक समय। बिल्कुल, एकदम। सिविल की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट एक निराशा अनिश्चितता से गुजरता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप मतलब रिजल्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। तो हर वक्त तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे फेज आते थे जब हमें लगता था कि यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर उसके आगे हिम्मत नहीं हारनी है। बल्कि अगर हमारे मतलब कह सकते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा फील भी होता था, तो ठीक है, वो एक पार्ट है जर्नी का। अगले दिन फिर से दुगने जोश के साथ लग जाना रहता था, हिम्मत नहीं हारनी होती थी। आप जब कहीं कि दुगने जोश के साथ तुरंत शुरुआत करें, अभी एक सिनेमा आई है 12th फेल, यूपीएससी का कहानी है, एक डीआईजी की कहानी है, तो आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे। तो उसमें कहा जाता है रीस्टार्ट। आप हर शुरुआत की मतलब, लेकिन रीस्टार्ट इतना आसान नहीं है। आप जब एक बार मान लीजिए इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, अगली बार फिर उसी जोश के साथ उसी उम्मीद के साथ तैयारी करना इतना मतलब आसान तो नहीं है। कहना नहीं, बिल्कुल नहीं कि वो जिस पर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल, उसकी मानसिक दशा और अवस्था कैसी होती है, वो क्या फील कर रहा है। ये बार नहीं हुआ, ये मेरा तीसरा बार है। एंड कुछ गलतियाँ थी जो काफ़ी मेजर थी, तो उन गलतियों को मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। जैसे कि पहली बार में मेरा प्री नहीं हुआ था, तो उस समय की जो गलतियाँ थी वो मैंने किया, तो अगली बार मेरा प्री हुआ बट मेंस कुछ नंबरों से छूट गया। तो मैंने पहले उन गलतियों को आइडेंटिफाई किया। उस दौरान फिर इस बार क्या गलतियाँ, मतलब जो तैयारी करेंगे उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि वो ना करें। जी बिल्कुल। जैसे कि प्री के दौरान पहले मेरा था कि मैंने मेंस की कह सकते हैं एनालिटिकल वे में पढ़ाई की थी, फैक्ट्स पर कम ध्यान दिए थे, तो उसे मैंने हल्के में लिया था। खास करके करंट अफेयर को मैंने पहली बार में हल्के में ले लिया था, तो वो मेरे लिए निगेटिव पॉइंट बन गया था।
दूसरी बार में मैंने मेंस को हल्के में ले लिया। आंसर राइटिंग मैंने पढ़ाई की थी, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगी, मैंने पढ़ा था, परंतु मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम की थी, तो उसका असर मुझे परीक्षा में दिख गया था। तो इस बार मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी, और आंसर राइटिंग में भी कुछ गलतियां हो रही थी लिखने के स्टाइल में, तो इसीलिए तीसरी बार में इसी दौरान फिर प्री दिया था तीसरे बार में करने में। जी। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 4 फीट है। 4 फीट है। आपका मतलब कद बाधा बना है कभी, मतलब आपकी मतलब लोगों के कारण, मतलब कई बार लोग उस तरह से रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो कभी ये लगा कि नहीं ये डिस्टर्बिंग है? बिल्कुल, कई बार मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत क्या बेनिफिशियल है, नहीं, बेनिफिशियल तो नहीं ही है, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं क्योंकि है। ये बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि लोगों को होता है कि उन्हें मौके मिलते हैं तब वो खुद को प्रूफ करते हैं। मुझे था कि मुझे पहले खुद को प्रूफ करना था, तब मुझे मौके मिलते, अदरवाइज कोई मुझ पर बिलीव ही नहीं करता कि अच्छा तुम ये काम कर सकती हो। तो ये जो अंतर होता है ना, जैसे कि आपको मैच में खेलने दिया जाए तब आप मैच जीत कर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अगले के मन में ये कॉन्फिडेंस डालना होगा कि आप मैच जीत सकते हैं, खेल सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, तभी वो आपको उतरने की परमिशन देंगे। तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। मुझे पहले खुद को प्रूफ करना होता है हर जगह कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तब मुझे मौके मिलते हैं। हालांकि मैं प्रूफ कर देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये बात सही है कि मतलब जनरली आम लोगों को जिनकी मतलब कद काठी है, सब कुछ सही है, उन्हें उन पे लोग मौका देता है, पर आपको सबसे पहले प्रूफ करना है। हाँ, मौका ही नहीं मिलता। हमें मौका तब मिलेगा जब मैं प्रूफ कर दूंगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि अब पहले से क्या प्रूफ किया जाए किसी, तो मौके छूट जाते हैं हाथों से। कई बार होता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ और भी समाज का एक सोच रहा है हमेशा से, छोटे कद के लोगों को बहुत ही फनी वे में रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब चाहे सिनेमा देख लें आप, सर्कस देख लें, या हर जगह पे। तो इस चीज़ को कभी आपने सोचने की कोशिश की? क्योंकि हम तो सोचते हैं, जैसे आज मैं आपके बारे में सोच रहा था, तो सोच रहा था कि जब इमेजिनेशन बनते छोटे हाइट के लोगों के बारे में, तो हमने ज़्यादातर इमेजिनेशन उसी तरह के फिल्मों का आया है जो कि फूहड़ बर्ताव करते हैं और उस तरह से दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा रोल मैं फिल्मों का ही मानूंगी। वो बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उस इंसान के अंदर भी सेम भावना है। उसकी हाइट छोटी है, उसका माइंड छोटा नहीं है, आप उसे बच्चे की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। आप जिस तरह से मैच्योर्ड वे में हर चीज़ को सोचे, जैसे एक होता है कि एक 15 साल के बच्चे की मैच्योरिटी अलग होती है, एक 25 साल के पर्सन की मैच्योरिटी अलग होती है, एक 35 साल के पर्सन की मैच्योरिटी अलग होती है, पर लोग ये सोच ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि एक 35 साल का छोटे कद का इंसान भी 15 साल के बच्चे की तरह बिहेव करेगा। हाँ। और वो उसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत अपमानजनक हो जाता है कभी कभी। मतलब हम कह नहीं पाते संकोच में, या फिर लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उसकी हाइट कम हुई है और इसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसका माइंड आपकी तरह ही डेवलप है, और कई मायनों में आपसे ज़्यादा डेवलप है। बिल्कुल, उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, बहुत सही है। और आप काफ़ी लोगों के लिए, उन गांव देहात से आने वाले लड़के लड़कियों के लिए मोटिवेशन है कि आप मतलब आपके बाधा कोई भी नहीं आ सकता। आप में जुनून है, आप में जोश है, तो काम कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। एक सवाल मेरा था ये कि इंटरव्यू, मतलब आप इंटरव्यू तो ज़रूरी देंगे, पीटी मेंस, उसके बाद इंटरव्यू का जो हमने लेवल देखा है फिल्मों में, बहुत इथिकल बन जाते हैं अचानक से लोग। मतलब कई सारे, देखिए, इंसान ढकोसला तो बहुत ज़्यादा करता है आम जीवन में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, एकदम इथिकल है, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे तो हम ये इंसान की मूरत बन जाएंगे। लेकिन वो वही लोग जब इंटरव्यू में बैठ जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, वो ज़मीन पे नहीं दिखती। तो क्या इंटरव्यू, रियल वाले इंटरव्यू में भी ऐसे ही बातें करना होता है जहाँ पे आप सब कुछ कूल बातें करते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि इंटरव्यू में आप वही रहिए जो हैं। आप एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीच में रोकेंगे, बीच में वही एकदम से वही भी हो गए कि जो है, तो फिर तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो फिर आप वैसे बन ही क्यों? का व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं आप, उन्हें तो कम से कम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और आप अपने कैरियर के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। एक मजबूत अटेम्प्ट आप खत्म कर सकते हैं इंटरव्यू जाके। कई लोग इंटरव्यू में छठे हमारे जानने वाले भी हैं,
तो मैं उन लोगों के लिए भी मैं समझना चाहता हूँ कि लोग तैयारियाँ तो कर लेते हैं कमरे में बैठ के कई बार, लेकिन इंटरव्यू में 4 लोगों के सामने बैठकर अपनी बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है और वो वहीं पे फेल कर जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि कितना ईमानदार होना है वहाँ पे, मतलब कितनी किस तरह की बातें रखनी है, मतलब एक स्ट्रेटजी भी तो मायने रखता है कि क्या रखना है। देखिए, मैं शुरू से लाइफ में बैलेंस की बात पे यकीन करती हूँ। मैं कभी कोई सवाल से, कोई एग्जाम्पल की जो आपसे पूछा गया वहाँ आपको उस तरह से रिप्लाई किया आपने, तो एक समझ में आया थोड़ा सा। जैसे कि उन्होंने मेरी हॉबीज को लेकर बात की थी, तो मेरी हॉबीज किताबें पढ़ना है, तो मैंने उन्हें बताया कि किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। तो उन्होंने कहा कुछ किताबों का नाम लीजिए, तो मैंने किताबों का नाम लिया, जिसमें मैंने एक सुहाग के नुपुर का नाम लिया था। इंटरव्यू की मैं बात बता रही हूँ। तो वहाँ पर मैम थी, मैम ने पूछा आपने सुहाग के नुपुर के राइटर अमृतलाल नागर जी हैं। तो उन मैम ने पूछा कि आपने अमृतलाल नागर जी को पढ़ा है? तो मैंने कहा नहीं मैम, मैंने उनकी सारी रचनाएं नहीं पढ़ी है, मैंने उनकी बस ये रचना पढ़ी है। यहाँ पर मैं ईमानदार थी। हो सकता है मुझे उनके 1-2 बुक और नाम याद रहते तो मैं यूं ही बोल देती कि यस मैम, मैंने तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है। पर नहीं, ये मेरी ईमानदारी नहीं रहती। मैं यहाँ पर नहीं मैम, मैंने उन्हें पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, मैंने बस उनकी एक पुस्तक और पढ़ी ये है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में आपसे सवाल उससे भी आ जाते। इंटरव्यू देने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि नहीं अब तो हो जाएगा, ये हो नहीं, जाता है कि नहीं होता नहीं, है? ये वो महसूस नहीं होने देते कि आप सही हो या गलत। नहीं, वो आपको वो इंटरव्यू का रिजल्ट के पहले तो नहीं ही बताएंगे। ये हाव भाव से लग जाता ना कभी कभार कि नहीं घटिया है ये तो एकदम। वो हाव अच्छा है। भाव, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हाव भाव रियल हो? हाँ, वो भाई इसीलिए तो उन्हें बैठाया गया है इतना तनख्वाह दे के, इतना एक्सपर्ट लोगों को। अब बताइए ऑफिसर को चुनना है उन्हें, तो ये तो जाहिर सी बात है। कुछ लास्ट सवालों में से एक मेरा ये है कि अब आपके सपने क्या हैं? अब आप उस पोस्ट पे हैं जहां आपको होना था, कुछ और कि मतलब हमें क्या करना है, कैसे बदलाव लाना है, उसे क्या सोचती हैं, प्रायोरिटी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो है कि मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को मुझे समझना होगा और मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगी कि मैं उनका निर्वहन करने की कोशिश करूं ईमानदारी पूर्वक। इसके अलावा परिवार के साथ भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उन्हें भी फुलफ़िल करने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने इतनी तपस्या की है, मैं बिल्कुल उन्होंने मेरी परवरिश में जो भी लगाया है, मैं उन्हें उनकी तपस्या ही मानती हूँ कि एक ऐसे बच्चे को जो कि समाज की नज़रों में पूरी तरह से सही नहीं है, इम्परफेक्ट है, उन्होंने परफेक्शन के साथ ये उसके आत्मबल को बनाए रखा। कभी उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अपने उपलब्ध रिसोर्सेज के आधार पे हर संभव कोशिश की कि उनके बच्चे आगे जाएं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने बच्चों को सफल बनाने में काफ़ी तपस्या की है। तो मैं चाहूँगी कि उन्हें जो प्राउड फील हो रहा है, मैं हमेशा उन्हें प्राउड फील करवाती रहूँ और समाज को के लिए भी सकारात्मक योगदान दूँ। चलिए, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी और काफ़ी अच्छा बोलती हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि इंटरव्यू में आप काफ़ी अच्छा बोली होंगी। घंटा 2 घंटा भी इनसे बात किया जा सकता है, क्योंकि इनकी नॉलेज समाज को लेके या फिर और सारी मतलब हिस्सेदारियों में अच्छी खासी है। तो अच्छा लगता है कि जब लोग आपके बीच से और तमाम चुनौतियों के बीच जब अपने आप को साबित कर जाते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो इस कोढ़ में जी रहे हैं कि यार हमारे पास तो ये नहीं है, ये होता तो शायद ऐसे कर लिए होते, हमारे पास पैसा होता तो पटना में रह के तैयारी कर लिए होते, नहीं तो फिर हमारे घर वाले अमीर होते तो भैया इतना कोचिंग को फी दे दिए होते, हमारी हाइट ये होती तो हम ऐसे कर लिए होते। तो ऐसा कुछ नहीं है। सपने देखिए, उम्मीदें रखिए, कोशिश कीजिए, आप कुछ ना कुछ तो बेहतर बन ही जाएंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।